स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो व्यापम द्वारा आयोजित प्री डीएड हो या पंडित सुंदरलाल शर्मा का। देखिए दोस्तों ये जो क्लास है ये 32वां क्लास है शिक्षण अभिरुचि का। हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, उसमें वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगा। हमने थ्योरी भी क्लास कराया है, जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, कोहलबर्ग है, जितने भी मनोवैज्ञानिक है, हार्वर्ड गार्डनर, वो करा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास को लाइन से देखते चलिएगा, आपको मिल जाएगा। एनईपी है, एनसीएफ है, राइट एजुकेशन एक्ट 2009 है, जितने भी है आप देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 32वां जो है क्लास है आपका शिक्षण अभिरुचि का। जरूर पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि 30 प्रश्न आता है, 30 अंकों का होता है। और याद रखिएगा दोस्तों, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही कीमती है। पहला प्रश्न है, देखिए, शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है। प्रश्न हालांकि मिट गया है, लेकिन प्रश्न वही है, शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है। तो याद रखिएगा प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रेजेंटेशन है ये महत्वपूर्ण होता है और इसे सबसे ज़्यादा शिक्षक को करना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, या उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके। आप मेधावी छात्र के साथ तुलना कर सकते हैं, सामान्य छात्र के साथ, और उसकी पहले की उपलब्धि के साथ। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप भी आंसर लगाते चलिएगा और आप बताइएगा लास्ट में आपने कितना सही किया। मार्गदर्शन क्या है दोस्तों, बताइए। स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता, निर्णय करने में सहायता, क और ख दोनों मतलब ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, बताइए। तो देखिए मार्गदर्शन जो है स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता है और निर्णय लेने में भी सहायता है। तो ए और बी दोनों रहेगा, मतलब ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है। कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, या विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। बताइए शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट विधि मतलब परियोजना कार्य विधि। तो परियोजना में आप क्या करेंगे, करके सीखेंगे। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करके सीखने का सिद्धांत। और जो प्रत्यक्ष अनुभव से सीखा जाता है खुद से करके, वो ज्ञान स्थायी होता है, वो सीखा हुआ स्थायी होता है। ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के छोटे बच्चों को बाजार में खरीदारी करने और नकद भुगतान करने का व्यवहारिक अभ्यास कराने की दृष्टि से छोटा बाजार लगाने का आयोजन करते हैं। आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक आपको इस आयोजन की अनुमति नहीं देते। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। तो देखिए इसका हम सीधा राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आप करेंगे, आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर उन्हें इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर उनकी अनुमति प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आपको कोशिश करना है उसके महत्व को समझाकर। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। देखिए 28 नंबर प्रश्न है, कौशल के विकास के संबंध में आपकी क्या राय है। समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं। हो सकता है समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से न सीख सकें। समान गति से सीखने वाले बच्चों की बौद्धिक आयु समान होती है। उपरोक्त तीनों। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से न सीख सकें, जरूरी नहीं है कि सीखा जा सके। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर इसे याद रखिएगा। यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। बताइए दोस्तों, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। बताइए यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों से व्यस्त रखा जाए तो कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। तो देखिए अगर हम व्यस्त रखेंगे दोस्तों तो अनुशासनहीनता
पैदा नहीं होगी। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा इसमें। देखिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, विकलांगों की शिक्षा या शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, किंडरगार्टन। और ये शिक्षण अभिरुचि आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आप आगामी जो होगा एक भर्ती सीजी टेट, फिर शिक्षक भर्ती या सी टेट, उसमें भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। छात्रों की पढ़ाई के संबंध में मासिक रिपोर्ट अभिभावकों को भेजने से क्या लाभ होता है? मतलब महीने का रिपोर्ट माता पिता को भेजने से क्या लाभ होता है? तो देखिए लाभ क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा अध्यापक और अभिभावक के बीच छात्र की प्रगति के संबंध में संवाद बना रहता है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रगति की जानकारी दोनों को मिलती रहती है। बुद्धि लब्धि परीक्षण मतलब आईक्यू टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत कौन था? अल्फ्रेड बिनेट, रॉबर्ट हटचिंस, मारिया मॉन्टेसरी या एडलर? ये बहुत बार कराया हुआ प्रश्न है। तो देखिए बुद्धि लब्धि परीक्षण किसने दिया है सर्वप्रथम? तो अल्फ्रेड बिनेट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है दोस्तों। प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? तो हम सीधा आंसर देखेंगे इसका। प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? तो देखिए प्रश्न पूछने के बाद छात्र को सोचने का मौका दीजिए, उसके बाद छात्र को उत्तर देने को कहिए। तो ऑप्शन बी ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है या उपरोक्त तीनों? निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने से तो देखिए उपरोक्त तीनों रहेगा। बालक में भी, मतलब बालकों यहाँ पर यह बोला जा रहा है, बालिकाओं और मतलब पूरी छात्र को, मतलब स्टूडेंट को ही बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि बालकों तो मतलब लड़कों को, ये दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया है शब्द। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना? बताइए। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है दोस्तों वार्तालाप करना। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाठशाला में नित्य सब बच्चों का एकत्रीकरण और प्रार्थना जरूरी है क्योंकि इस समय प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उन्हें आवश्यक सूचना निर्देश दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कब? तो प्रार्थना के टाइम। देखिए अगला प्रश्न है, कोई छात्र लगातार काफी समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? कोई छात्र लगातार काफी समय तक स्कूल से अनुपस्थित रहता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो प्रतिक्रिया क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए, आप जानना चाहेंगे कि वह अनुपस्थित क्यों है। बिल्कुल वही प्रश्न है, पुराना वाला, कारण जानेंगे आप। तो आप जानना चाहेंगे कि वह अनुपस्थित क्यों है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए, क्या आप इस पक्ष में हैं कि समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण हो? तो देखिए निरीक्षण के भय से कुछ न कुछ अच्छे काम होते ही हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा गया है, आप छत्तीसगढ़ की ही बात है, जो सरकारी स्कूल है, जैसे माध्यमिक प्राइमरी है, कक्षा 1 से 8 तक के, वहाँ पर जो है खाना पकाया जाता है। तो उस तरह से पौष्टिक जो है खाना नहीं पकाया जाता है, लेकिन ऐसा बोल दिया जाता है कि निरीक्षण करता आ रहे हैं। तो फिर उस बहुत से जो है ऐसे ऐसे व्यंजन जो है शामिल कर दिया जाता है खाने में दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से वही है, निरीक्षण के भय से कुछ न कुछ जो फ़ायदा अच्छे काम हो जाते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ में होता है। निरीक्षण करता अगर आप बोल दिए कि स्कूल में आ रहे हैं, तो उस दिन खाना जो है अच्छा बनाया जाता है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है।
तो देखिए इसका आशा यही है कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। देखिए सभी छात्र जो हैं अपने में अलग हैं, सभी का रुचि अलग होता है, सभी सभी का जो है निवास स्थान क्षेत्र जो रहन सहन है, सभी चीज़ अलग होता है। तो उनके आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षण दिया जाए, इसलिए छात्र केंद्रित शिक्षा इसका महत्वपूर्ण यही आशय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो देखिए खेल के माध्यम से शिक्षा तो ये दबाती है वाला तो बिल्कुल नहीं रहेगा। क्या रहेगा? ये मनोवैज्ञानिक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा की खेल विधि, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। इसमें खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, यही शिक्षा की खेल विधि है। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? ऑप्शन पढ़िए दोस्तों। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? चारों ऑप्शन में आपको कौन सा उचित लग रहा है? राइट आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। 142 नंबर का राइट आंसर आप सभी साथी जो है कमेंट करेंगे। अभ्यास से बताइए, याद होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है या ज्ञान प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभ्यास से क्या होगा दोस्तों? तो देखिए अभ्यास से क्या होगा, जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनका प्रशिक्षण होगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है? बेसिक शिक्षा को, प्रोजेक्ट विधि को, शिक्षा की खेल विधि को या व्यावसायिक शिक्षा को? प्रयोजनवाद ने, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोजेक्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रयोजना, परियोजना। तो वही प्रयोजनवाद यही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम जेम्स। ऑप्शन सी राइट आंसर है अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक विलियम जेम्स है। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मैनकेन, जॉन लॉक, रूसो या अरस्तु? तो याद रखिएगा ये कथन है मैनकेन का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अनौपचारिक शिक्षा मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन किनके लिए है? तो देखिए जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं ये उनके लिए है। उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं कोई काम कर रहे हैं उनके लिए है। उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाती उनके लिए। उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब अनौपचारिक शिक्षा, एक प्रभावी ससूचक के रूप में आप सबसे पहले या निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? संचार माध्यमों का चयन, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। एक प्रभावी ससूचक के रूप में, तो देखिए संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करेंगे आप। उद्देश्य को ही आप निर्दिष्ट करेंगे संचार के, तभी आप जो है सबसे पहले मतलब ससूचक जो है आप कर पाएंगे, एक प्रभावी ससूचक। तो उद्देश्य को निर्दिष्ट करके ही आप जो है सूचना प्रदान करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है देखिए, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए दोस्तों? वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण को, उपरोक्त दोनों को या उपरोक्त में से किसी को नहीं? तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों दिया है तो वायु और ध्वनि प्रदूषण पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने या नियंत्रित रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है? बताइए कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है?
देखिए ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ऊंची आवाज़ में बोलना ये भी नहीं, एक एक बच्चे पर नज़र डालना ये नहीं। शोरगुल की परवाह किए बिना, मतलब जो हल्ला हो रहा है उसकी परवाह किए बिना आप शिक्षण आरंभ कर देंगे। इससे क्या होगा, आप शिक्षण जैसे ही आरंभ करेंगे वो जो हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, वो धीरे से अपने आप शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन है। याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि की एक इम्पॉर्टेंट बात यही रहता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि चारों ऑप्शन भी सही रहता है, लेकिन आपको ढूंढना क्या है, चारों ऑप्शन में से एक बेहतर ऑप्शन को, जो तीन जो बाकी ऑप्शन है उसमें भी समाहित रहे, तो उसी ऑप्शन को आपको ढूंढना रहता है। देखिए अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू की जांच क्यों आवश्यक है। तो ए एवं सी दिया गया है, तो पहला ए देख लेते हैं। ताकि छात्रों को कक्षा में उनकी बुद्धि के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जा सके और उनकी विशेष क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण किया जा सके, बिल्कुल सही है। और सी दिया गया है, ताकि मेधावी छात्रों की पहचान करके उनके लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध किया जा सके, ये भी सही है। अब इस मेधावी छात्रों की पहचान करके उनके लिए विशेष शिक्षण प्रबंध इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब हम सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये जो है उब जाते हैं, क्योंकि इन्हें पहले से पता होता है, इसलिए विशेष शिक्षण इनके लिए भी थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो इसी कारण से ऑप्शन डी जो है ए एवं सी दोनों रहेगा दोस्तों। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों का पता चलता है, सही है। इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, ये भी सही है। इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये अभी जो हम शिक्षण अभिरुचि करा रहे हैं दोस्तों, आप हो सकता है कि इसका आंसर जो है आसानी से लगा रहे हैं, लेकिन हम थोड़े दिन बाद जो शिक्षण अभिरुचि प्रारंभ करेंगे और टॉपिक वाइज से, उसका आंसर आप बताइएगा, उसमें आपको दिक्कत जाएगा और वही जो है आपका मेन प्रश्न रहेगा। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं और वही बात बार बार दोहराते हैं, यह बताइए। संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना रहेगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं होता, बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है कुसमायोजन, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता या उपरोक्त सभी। बताइए, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारण है दोस्तों उपरोक्त सभी, कुसमायोजन, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना और मानसिक मंदता का होना। अब कुसमायोजन मतलब समायोजित न कर पाना, जैसे घर में ही माता पिता के साथ लड़ाई, उनकी आवश्यकता जो है उनकी पूर्ति ना होना, इस कारण से वो चिढ़ जाते हैं। मानसिक मंदता मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं और इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। छात्र के बौद्धिक क्षमता का, छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा का, अन्य छात्रों की पसंद का, या छात्र की शैक्षिक उपलब्धि का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका भी राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट करेंगे। सभी साथी का तो कमेंट आता नहीं है, 2-4 लोगों का ही आता है, फिर भी आप प्रयास कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कोई लाभ नहीं है। आप ही लोग जो है इसमें देख पाएंगे, चयन कर पाएंगे कि आपने कितना सही किया, क्योंकि मैं जो भी कमेंट करता है उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। तो आप भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो भी नए स्टूडेंट हैं, और रेगुलर हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। आपको अब जो है रेगुलर क्लास देखने को मिलेगा। शिक्षण अभिरुचि हो, जीके हो, हिंदी हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, तो आप हमारे चैनल पर जो पहले से भी वीडियो अपलोड है उसे भी देख सकते हैं। 2023 का है, 2022 का है, सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है। आज ही हम जो है प्लेलिस्ट अभी बनाए हैं, जैसे संविधान का, साइंस का। तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संविधान और साइंस का प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट होता है। एक एक नंबर जो है दोस्तों आपको हज़ारों स्टूडेंट से आगे और पीछे करता है। याद रखिएगा, जब भी काउंसलिंग होता है प्री बीएड और प्री डीएड में, तो जैसे आपने पाया है 55.5 और कोई पाया है 55.6, मतलब किसी को 55.6 नंबर मिला है, तो इनका जो है चयन जो है हो जाता है। तो इसे ध्यान में रखिएगा, पॉइंट के जो नंबर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है चयन के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।